You know my name, but you don't know my story. You know what I've done, but you don't know what I've been through. दोस्तों, हम हमेशा एक कामयाब इंसान को जब देखते हैं, उसके पीछे छुपे हुए कठिन परिश्रम को नहीं देखते। आज जिस पर्सनैलिटी के साथ हम रूबरू हो रहे हैं, उसकी जो स्पेशलिटी है वो हिंदुस्तानी होने के नाते एक ऐसी गेम के साथ ताल्लुक़ रखती है जो इंडिया में किसी को भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, और इसको कहते हैं स्पीड स्केटिंग। हम आज बात करेंगे श्रुति कोतवाल से। श्रुति, वेलकम। थैंक यू। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अमेजिंग कि आपने एक इंडियन होते हुए ऐसी स्पोर्ट चूज़ की है जो इंडिया में कोई भी, मेरा ख्याल है, जानता नहीं, या उनकी नॉलेज जो है वो बिल्कुल कम है। तो ये चमत्कार के लिए पहले तो आपको बधाई है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो एक सेट जो चीज़ सामने होती है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो एक गेम प्रचलित है उसको पकड़ के चलते हैं और अपना नाम बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने एक ऐसी कठिन गेम पकड़ी जो कि जिसका इंडिया में बेस नहीं है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं रोलर स्केटिंग कर रही थी बहुत सालों से, और रोलर स्केटिंग ओलंपिक इवेंट नहीं है, तो ओलंपिक्स मतलब पहुंचने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सोचा कि स्पीड स्केटिंग मुझे ट्राई करना है, और स्पीड स्केटिंग में मुझे आगे जाना है, क्योंकि ये काफ़ी मिलता जुलता है रोलर स्केटिंग से, पर मतलब मेहनत इसमें ज़्यादा है, और क्योंकि इंडिया में आइस नहीं है तो सबसे बड़ा स्ट्रगल वही है। तो श्रुति, मेरा इंटरेस्ट और सुनने वालों का इंटरेस्ट होगा कि आप कनाडा में कैसे? मेरी शुरुआत हुई थी स्पीड स्केटिंग की जर्मनी में। जर्मनी में मुझे आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भेजा था 2012 में। तो वहाँ पे जो मेरा कोच था वो कनेडियन था, एंड उनका नाम जेरेमी वोदरस्पून है। तो वो वहाँ पे है, वॉल ऑफ फेम पे उनका फ़ोटो है, क्योंकि वो बहुत बड़े लेजेंड है। तो मैंने उनसे बात की थी कि मुझे स्पोर्ट कंटिन्यू करना है और मुझे आगे सीखना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको ये करना है तो बेसिक से शुरुआत अगर करनी है तो कैलगरी सबसे बढ़िया जगह है, तो आपको कैलगरी जाना चाहिए। तो कब से हो आप यहाँ पर कैलगरी में? ये मेरा पहला पूरा सीज़न है। तो इसके पहले जो मैंने स्केटिंग किया था वो बिट्स एंड पीसेस में किया था, मतलब 2 महीने 3 महीने जर्मनी में, फिर 2 महीने लास्ट ईयर, और बस उतना ही, मतलब उससे ज़्यादा मेरा कभी प्रैक्टिस हुआ नहीं था। तो ये मेरा पहला पूरा ऑफिशियल सीज़न है। और मैं सुनने वालों को बता दूं कि श्रुति इज़ द फर्स्ट फीमेल इंडियन टू टेक अप दिस गेम एज ए प्रोफेशन। तो आपने जो यहाँ पर आके ट्रेनिंग अपनी की है, जब से आप सीरियसली यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं पिछले इतने टाइम से, तो आपको क्या लग रहा है, क्या किन चीज़ों में आपकी जो कमी थी जो यहाँ पे आपके फाइन ट्यून हुई है? ऑनेस्टली तो मुझे हर चीज़ पे यहाँ पे आके काम करना पड़ा है, क्योंकि इंडिया में कुछ कोचिंग है नहीं, क्योंकि स्पीड स्केटिंग कोई जानता नहीं है। थोड़ी बहुत शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग होती है और थोड़े कोचेज़ है, पर इतना नॉलेज नहीं है किसी के पास। और क्योंकि मैंने शुरुआत की है, मैंने और कुछ लड़के हैं, तो हम ही हैं जो शुरुआत कर रहे हैं, तो देयर इज़ नो वन हु कैन टीच अस, सो वी हैड नो अदर चॉइस बट टू मूव टू अनदर कंट्री टू गेट बेटर। जब से हमने यहाँ पर आप आए हैं हम आपको मिलने के लिए, तो हमने देखा है कि बहुत यंग एज में जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पर इस गेम में इन्वॉल्व किया है। तो आप किस एज से इस गेम में इन्वॉल्व हुए? इस गेम में इन्वॉल्व तो जैसे मैंने कहा कि लास्ट ईयर मेरा, मतलब ये मेरा पहला सीज़न है, तो इट्स अ वेरी लेट स्टार्ट एक्चुअली। मुझे अगर इस एज से मिलता जिस एज से कैनेडियंस कर रहे या फिर अमेरिकन्स करते तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता, बट नेवरदलेस आई एम ट्राइंग। क्योंकि रोलर स्केटिंग जब मैंने शुरू किया था तब इसी एज से शुरू किया था जिस एज में ये बच्चे अभी स्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन तब मुझे पता नहीं था और तब ये एम भी नहीं था कि ओलंपिक्स जाना है, तब हॉबी से शुरुआत हुई थी। तो अभी स्पीड स्केटिंग शुरू किया है तो लेट है थोड़ा, बट आई थिंक क्योंकि मैं इनलाइन स्केटिंग करती थी तो ये एकदम स्क्रैच से शुरुआत नहीं करनी पड़ रही है, तो आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ बेस, सो इट्स नॉट दैट बैड।
ओके, बट स्टिल आपको बड़ी रिगरस ट्रेनिंग सेशन में से गुजरना पड़ता होगा। हाँ, यहाँ पे जो ट्रेनिंग जैसे चलती है और जैसे इंडिया में चलती है बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इट्स वेरी टेक्निकल हियर, यू ऑल्सो फोकस अ लॉट ऑन रेस्ट। तो बॉडी रिकवर जब होती है तब आप नेक्स्ट सेशन में जाते हो। एंड आई थिंक इट इज़ much more technical. Everyone has knowledge here, and there is a system of training. So I'm working on it. एक ये देखने में बहुत ही साधारण गेम लगती है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये गेम जैसे अगर आप रेसेस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है। और मतलब स्पीड स्केटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट स्पोर्ट्स एवर, क्योंकि एक तो इसमें हर चीज़ चाहिए आपको। यू नीड बैलेंस, यू नीड स्किल, यू नीड पावर, स्टैमिना, और ये सब के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ मसल। तो बिकॉज इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट गेम्स एवर। तो अगर आप देखोगे तो हमारी 500 मीटर्स का मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड इज़ 34.03। तो 34 सेकंड्स में अगर 500 मीटर्स होती है, इट्स इवन लाइक फास्टर देन अ कार। सो इट्स अ वेरी देखने में बड़ी सिंपल लगती है, तो आपके कहने के मुताबिक बहुत स्किल चाहिए। और यस, जैसे इन कंट्रीज़ के अंदर आप कनाडा, अमेरिका का आपने जिक्र किया, जहाँ पे पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को बहुत यंग एज में इन्वॉल्व करते हैं। तो मैं आपके पेरेंट्स को भी बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने इतना बड़ा फ़ैसला लिया और आपको बैकअप किया और यहाँ पे भेजा आपको ट्रेनिंग के लिए। तो आप उनको मिस नहीं करते? डेफिनेटली। सबसे बड़ा स्ट्रगल मैं कहूँगी स्केटिंग से ज़्यादा वही है, क्योंकि अगर मैं इतनी ज़्यादा होमसिक नहीं होती तो आसानी होती यहाँ पे रहने में, क्योंकि स्केटिंग तो दिन में 3-4 घंटे हो जाता है प्रैक्टिस ख़त्म, पर बाकी की जो लाइफ है यहाँ पे जो अकेले रहना पड़ता है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो अगर फैमिली के साथ रहती तो ये स्ट्रगल बहुत मतलब ईजी हो जाता। ओके, तो जैसे अब थोड़ी सी आपकी बैकग्राउंड जानना चाहेंगे। आप बहुत ही एक किस फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में किस एरिया को बिलोंग करते हैं आप? मैं महाराष्ट्र से हूँ, पूना। ओह, ओके। तो थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आपके पेरेंट्स का क्या बैकग्राउंड है? क्या उनमें या आपकी कोई फैमिली में और कोई स्पोर्ट्स में कोई सीरियस लेवल पे किसी भी और गेम में भी है, या आप ही पहले स्पोर्ट्स पर्सनालिटी घर में से उठते हैं, फैमिली में से निकले हैं? स्पोर्ट्स पर्सनालिटी तो कोई नहीं है फैमिली में, लेकिन फ़िटनेस ओरिएंटेड है मेरी पूरी फैमिली। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कभी मेरे पेरेंट्स ने किसी चीज़ के लिए रोका नहीं मुझे। जब उन्होंने देखा कि मैं इतने साल स्केटिंग कर रही हूँ और इतनी मेहनत ले रही हूँ, आगे जा रही हूँ, तो उन्होंने कभी बोला नहीं कि यू शुड स्टॉप स्केटिंग, यू शुड फोकस ऑन एकेडमिक्स और एनीथिंग। अगर उनको दिख रहा था कि मेरा रिजल्ट्स आ रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, तो इसी में आगे जाना चाहिए। तो दे नेवर एवर हैड एनी रेस्ट्रिक्शंस ऑन मी। इनफैक्ट हमेशा मुझे पहले ही बोल रहे थे कि यू शुड फाइंड अ प्लेस, यू शुड गो। बट मैं थोड़ी हेजिटेंट थी, क्योंकि कनाडा में किसी को जानती नहीं थी और एक नई कंट्री में आना और इतने महीने रहना यहाँ पे, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगा। जैसे आपने बताया, और पहले भी जब आपसे बात हो रही थी आपने जिक्र किया था कि आपका दिल नहीं लगा और आप वापस चले गए, तो अब कैसा फील हो रहा है? अभी पहले से बेटर है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत 100% खुश हूँ और ये वो, लेकिन पहले से तो बहुत बेहतर है, क्योंकि अभी दोस्त बने हैं, अभी लोगों से पहचान बनी है, तो और अभी धीरे धीरे सेटल हो रही हूँ। और यहाँ पे जो आप यहाँ पे आए हो, आप अंडर ट्रेनिंग हो इस वक्त, आपके कोच का नाम क्या है? मेरे कोच का नाम ब्रॉक है, वो है अभी यहाँ पे। उन्होंने किस लेवल पे गेम खेली है? वो वर्ल्ड कप लेवल स्केटर थे, कनेडियन नेशनल टीम में बहुत साल स्केटिंग कर रहे थे और स्प्रिंटर थे, तो काफ़ी बेहतरीन स्प्रिंटर थे। ओके, तो जैसे यहाँ पे आप आए हो तो आपको कौन फंड कर रहा है? मतलब इज़ इट योर पर्सनल दिस थिंग और समबडी एल्स इज स्पॉन्सरिंग यू? जी नहीं, यहाँ पे मुझे कोई भी स्पॉन्सर्स नहीं है। मेरे एक ही स्पॉन्सर है पहले से, बचपन से, वो मेरे डैड है। ओके, सो इट्स ग्रेट ऑफ हिम। लकीली श्रुति के कोच भी हमारे साथ हैं, तो अभी उनसे भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे श्रुति के बारे में भी और इस गेम के बारे में भी। हेलो ब्रोक्स, हाउ आर यू? Very nice to meet you. And as we were talking to Shruti about the game, I want to know what is your assessment
of Shruti. Yeah. I know she's standing in front. Yeah. You will not like to speak the truth, Yeah. but still, we would like to know when she joined, what was the level, and after a couple of months, Yeah. where you find, and what's the future for her? Yeah, well, I definitely think she has a future in the sport for sure. So when Shruti first showed up, all I knew was that she had come from an inlining background. So, and with inlining, it's very similar to speed skating, but the wheels, they don't allow for a specific type of technique. So she did have some specific skating technique issues that had to be sort of worked out, and there was a bit of a learning curve with that. But for the most part, she picked up the speed skating on ice, very quickly, and it just became a matter of the subtle differences between the two sports, her developing enough strength. See, in inlining, they speed skate on inlines fairly high, because they usually go for very long distances, and it's very difficult to get low over a long distance of time. It's hard on the legs; they get pretty tired. But on speed skating, the distances are quite a bit shorter, and so with that, you have to skate a little bit lower. You have to, in order to produce more power. And so for her to pick up the intricacies of that and build the strength, that is a long time in developing. But we've been working together now a couple years. And you can see she's getting stronger and stronger and stronger, and then getting faster and faster and faster. And she's just at that point now where, very soon she's going to really sort of take off. So she's been doing all that like hard work, and then now she's almost ready to, to really take off. It's going to be very fun to see. Yeah, that's very nice to know, because as I'm also from back home, Yeah. in the same country. I know the climatic conditions there, Yeah. and I know the social compulsions also, which restrict a female to be out of the house and coming out in a strange world where she's having absolutely nobody. No distant relative also in Canada. Yeah, totally. So, it's a brave decision for not only for her parents as well. Yeah. So as I was talking to her, like just joking, that when we watch you do speed skating, it sounds that it's a very, very easy thing to do. So how you what would say? Yeah, no, it's very. We spend so much time refining. It's actually a very fairly simple movement. You watch it and you say, "Oh, that looks so easy," but because the refinement of it takes so many hours of doing the same thing over and over and over, your body becomes very, very accustomed to those similar movements. And when you do get it, it is very wonderful. Just get out there and it's so easy, and you just let your body weight do all the work, and it's almost like you're out on the water on a sailboat, and it's just doing its own thing. You know what I mean? Yeah. So Shruti, my question to you is that as you are training now, so what is your target now ahead of say couple of months or years down the line? What are you targeting? Honestly, I'm just working on what he tells me to do, and I'm not thinking of super long-term goals, because I have to work on so much before I really think of having those big goals. But obviously, like everyone else does, I really want to represent India at the World Cup one day. So that would be my ultimate target. So what do you think is the time frame? Like, are you having some time frame, or your coach will like to comment about it? yeah, I think for her and where she's at in her development, like I said, I think she's really close to taking off. The ISU, the International Skating Union, has specific time standards that all international athletes, whether they're from North America or wherever, or India, they have to meet these specific times. And for her, I think, 2 years, maybe 3 years, depending on how she kind of develops strength in these muscles here and things like that. So 2-3 years, she could be going really fast if she stays really on it and dedicated and things like that. And I've seen a lot of hard work over the last couple of years, and she just has to keep that going. No, Brooks, it's nice talking to you and to Shruti, because just a couple of days back only we came across each other, and it was a surprise thing to me also to know that somebody from India has picked up a sport which is totally unknown in that part of the world. And it's a very, very brave decision for her to take, to pick up a sport
where the country doesn't know anything about it, having no background, absolutely. And hats off to you. You have taken the challenge and you are grooming her up. Yeah, and she's been a great asset. She's been a great asset to the group, and she interacts with all of our skaters really well. And she's, you know, even a leader out there on some of our slower athletes and things like that. So it's pretty awesome. We're very fortunate to have someone like Shruti out with us. So great talking to you, Brock. Great talking and to you. Shruti, thank you very much for giving us a time. And we wish, from not only from the Jag Punjabi TV team, we wish you from the Indian perspective also that you become the torchbearer and you create a situation where rest of India should follow. Thank you very much. Anything else you want to say? No, I'm just very motivated and I feel positive because this is actually my first finale and it starts tomorrow, so I'm excited. I'm looking forward to it, and it's the end of my first actual season. So I think I'm very positive because the first season has been pretty rewarding, so I'm looking forward to the next few years. All the best from our side. Thank you. Thank you, bro. Yeah, Thank take you. care. Thank you very much.